लाइट का पार्ट 3 चैप्टर लाइट है ना, उसका पार्ट 3 लेकर के आया है और लेसन आपका सेकंड लेसन है जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज हम जनरली खास तौर से हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का प्रवर्तन समतल दर्पण। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलें। सबसे पहले जान लें कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। तो आइए, प्रकाश का परावर्तन के नियम है ना, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और जहां पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है वहां पे हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल खींच दें, एक नॉर्मल खींच दें। नॉर्मल यानी हिंदी में इसको कहेंगे अविलंब। ठीक, और ये आपका ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ये हुआ परावर्तित किरण, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपका आई और ये हुआ आपका आर। ये हुआ क्या, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, चलिए तो हमारा जानते ही हैं इसको, जल्दी जल्दी सब चीज इसके बारे में पहले से जानते होंगे बहुत लोग। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं। रूल फर्स्ट में आप जानते हैं क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, यानी रूल फर्स्ट जानते ही हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब आइए जिसको हम कहते हैं रूल सेकंड। रूल सेकंड में होता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आई कहने का मतलब है, आई को हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण है ना, बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यही है जिसको कि हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, ठीक है, मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग जानते ही हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। और एंगल आई बराबर एंगल आर यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यही है परावर्तन के नियम। अब हम लोग चलेंगे फट से दर्पण में हम लोग चलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट। देखिए अब हम लोग चलते हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण जो है आपका दो प्रकार का होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण, ठीक, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो प्लेन मिरर। ठीक, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण, ये गोलीय दर्पण होता क्या है, तो खोखले गोले का पार्ट होता है, खोखले गोले का भाग होता है। याद रखिएगा कि खोखले गोले का क्या होता है, आपका भाग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं कि प्लेन मिरर जो कि सीधा सीधा, ठीक, गोलीय दर्पण को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है,
उत्तल दर्पण कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अवतल को ही हम लोग नतोदर भी कहते हैं, नतोदर दर्पण, क्या कहेंगे, नतोदर दर्पण। नतोदर करें, नत हो जिसका उदर, है ना, यानी जिसका उदर झुका हुआ, पेट झुका हुआ हो, नत उदर, यानी इसको हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जिसका क्या हो, पेट निकला हुआ हो, है ना, पेट उठा हुआ है, और ये नत उदर जिसका पेट क्या हो, धंसा हुआ, ठीक है, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा कि इन दोनों के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, ठीक है, हम शॉर्ट वीडियो में भी कई बार बोल चुके हैं, ठीक है, कि जो दोनों के द्वारा प्रतिबिंब बना होता है वो कहां कैसा होता है, काल्पनिक, है ना, या आभासी तथा सीधा, ठीक है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई हम इसमें क्या होगा, यह वास्तविक ज्यादा वास्तविक तथा उल्टा बनाता है, और ये कम बनाता है काल्पनिक तथा सीधा, ठीक, इस प्रकार से आपका, ठीक है। तो याद रखिए हम दर्पण को दो पार्ट में बांटते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण सीधा सीधा, ठीक है, गोलीय दर्पण जो कि खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण दो पार्ट में बांटते हैं, एक और उत्तल दर्पण और दूसरा हम अवतल दर्पण। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम समतल दर्पण के बारे में समझेंगे और गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। इस वीडियो अगला पार्ट जो हमारा वीडियो का आएगा इसके बाद वाला, उसमें समझेंगे। तो आज हम इसको समतल दर्पण को लेकर के चलेंगे, समझ गए। चलिए अब समतल दर्पण में हम लोग समझें। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, ठीक है, वो सीधे सीधे होता है, ठीक है, समझ गए। इसमें जो कलई होता है, कलई किया हुआ होता है, वो कलई आपका AgNO3 जिसमें भी कलई था, है ना, उन सबों में भी जो कलई था, है ना, वो क्या होता है, AgNO3 और रेड फास्फोरस का होता है। चाहे आपका उत्तल में भी कलई किया हुआ हो या अवतल में, जी ये अवतल है, ठीक है, कॉनकेव मिरर लगा लीजिएगा, या उत्तल में कलई किया हुआ हो, ये सब जो भी कलई है ना, ये सब जो भी कलई है, ये सब क्या है, आपका कलई है, ठीक है, कलई, ये सब आपका किसका होता है, AgNO3 और रेड फास्फोरस का होता है। ध्यान दीजिएगा, AgNO3 कहने का मतलब है, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और इसके बारे में डिटेल में आप हमारे शॉर्ट वीडियो में भी देखते चलिए, जिसमें कि अगर यहां कुछ छूट रहा है तो शॉर्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पे ध्यान दीजिए, कलई किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का और रेड फास्फोरस का होता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि सिल्वर नाइट्रेट का हम उपयोग और भी करते हैं, मतदान का स्याही बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो कुछ छूट रहा हो यहां भी, वो शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो जरूर देखिए, जो लाइट से रिलेटेड है, लाइट से जो संबंधित, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसका कलई किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट और रेड फास्फोरस का होता है, ठीक है। तब इसको मिटा देते हैं। अब चलिए समतल दर्पण के बारे में थोड़ा हम लोग समझें। समतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है और प्रतिबिंब के बारे में, उपयोग के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लिया जाए कोई हम लोग 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग लेकर के चलते हैं, वैसा वस्तु, है ना, जो बिंदु मात्र वस्तु हो, क्या हो, बिंदु मात्र वस्तु के केस में हम लोग लेकर के चलते हैं कि अगर मान लिया जाए, जानते हैं अगर यहां पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो हम हमेशा जब भी रे डायग्राम खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे 2 या 3 रे लेकर के चलते हैं, ज्यादातर 2 ही रे लेकर के चलते हैं, ठीक है। वो आगे जब हम रे डायग्राम खींचेंगे तो और आपको क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। एक रे सीधे सीधे परपेंडिकुलरली फॉल करेगा तो क्या होगा, बैक आ जाएगा। कैसे बैक आएगा बताइए, ठीक है, बैक आ जाएगा, और कुछ को थोड़ा दूसरे को थोड़ा एंगल पे भेजेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका नॉर्मल हो गया, यानी अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब हो गया,
याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमको जब फेंक गया तो फिर उसी पे आ क्यों गया, क्योंकि आप जानते हैं, यहां ध्यान दीजिए कि अगर अविलंब यानी इस एंगल को, ये मान लिया जाए कोई प्लेन मिरर है, तो आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू आर, तो I भी अगर जीरो हो जाए तो R भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी I इधर तो R, अगर I बराबर R बराबर जीरो हो जाए तो क्या होगा, ऐसे आएगा और ऐसे ही चला जाएगा। ठीक वही बात यहां पे हम खींचने की कोशिश किए हैं। तो इसको अब रे डायग्राम को थोड़ा पीछे की ओर एडवांस करते हैं, और हमेशा जब भी पीछे की ओर एडवांस करेंगे याद रखिएगा, जब भी दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक। दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक तथा, है ना, काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। काल्पनिक को ही हम आभासी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब पहले यहां पे हम समझे, ठीक है, इसको अगर I मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका R, ठीक, ये R हो जाएगा। ये मान लिया जाए हम लोग इसको, ये O है, यहां पे I बन गया, यहां पे M है और यहां पे N है, तो ये R है, तो यह भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से R हो गया। और ये I है तो यहां भी क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, और ये R है तो यह भी क्या होगा, R, और यह 90 डिग्री तो यह भी 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल अगर हम OMN तथा ट्रायंगल IMN में देखें तो क्या हो रहा है हमारा एंगल, कि एंगल MON बराबर एंगल MIN और एंगल MNO बराबर एंगल MNI, ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो दो एंगल जब बराबर हो गया तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी एंगल कहने का OMN बराबर क्या होगा, एंगल IMN अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीसरा एंगल है, तीसरा कोण है तो अपने आप बराबर हो गया। और देख रहे हैं कि MN बराबर MN है, दोनों में कॉमन है, ठीक, इसलिए ट्रायंगल OMN कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल IMN के। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप जानते हैं कि ON बराबर IN होगा, ON बराबर IN होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ON यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, याद रखिएगा। तो हम लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं क्या, कि एक को सीधे सीधे तो अपने ही रास्ते पे फिर रिट्रेस कर गया, वापस लौट आया दूसरे कुछ एंगल से, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहां आई तो ये R और ये R बराबर हुआ, और आपको शीर्षाभिमुख कोण से, यानी कहने का मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और यह I है तो यह I बराबर हो गया, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल से। ये I और ये I बराबर हुआ किससे, तो अल्टरनेट एंगल से, I अल्टरनेट एंगल से। और ये जो बराबर हुआ R और R बराबर हुआ, ये हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल है ना। हिंदी में इसी को कहते हैं क्या, ये एकांतर कोण, इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो यहां समझ लीजिए, हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। अब हम लोग फाइनल लिखेंगे कि इससे प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक है। तो इसको हम उधर लिखने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना, है ना। इस पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चर्चा कर लें कि प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब पे हम चर्चा करेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनाया, ठीक है, यानी इमेज का फॉर्मेशन कैसा करता है उसके बारे में चलेंगे। जिसमें सबसे पहला है ना, सबसे पहला है कि कैसा प्रतिबिंब बना, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी, है ना, काल्पनिक, आभासी कहिए या काल्पनिक तथा सीधा, कैसा प्रतिबिंब बना, ठीक। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जितना वस्तु की ऊंचाई होगी, वो तो हम प्रूफ नहीं किए हैं पर आप जान लीजिए, वस्तु की ऊंचाई होगी उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, याद रखिएगा, उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। और तीसरा, जितना वस्तु की दूरी होगी,
वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, जिसको कि अभी हम प्रूफ किए हैं, प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यही हो गया कि ON बराबर IN हो गया, ON बराबर IN हो गया, याद रखिएगा। और 4 नंबर जो कि लास्ट है आपका, ठीक है, इसमें जो बनता है प्रतिबिंब वो किस प्रकार का बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पार्श्व विपरीत, उल्टा। अगर इस हाथ को दिखाइएगा तो आप समतल दर्पण में इस हाथ को देखते हैं, इसलिए कहते हैं पार्श्व विपरीत प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व विपरीत प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? पार्श्व, है ना, पार्श्व विपरीत प्रतिबिंब बनता है। तो समझ लीजिए प्रतिबिंब कैसा बना, फिर से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता, हमेशा ध्यान दीजिएगा। काहे बना? आभासी, काल्पनिक तथा सीधा। जितना वस्तु का ऊंचाई उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई, जितना वस्तु दूरी उतना ही, जितना वस्तु दूरी उतना ही प्रतिबिंब दूरी। और पार्श्व विपरीत, इस हाथ को दिखाते हैं तो इस हाथ का प्रतिबिंब बनता है, पार्श्व विपरीत प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा एक बात और, काल्पनिक, आभासी और सीधा, है ना, कब बनेगा काल्पनिक? हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे कोई बन रहा हो, ठीक है ना, दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा हो तो कैसा बनेगा, है ना, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए तथा सीधा, ठीक है। जितना वस्तु ऊंचा रहेगा उतना ही प्रतिबिंब ऊंचा, और जितना दूरी पे वस्तु है उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? पार्श्व विपरीत प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया आपका इमेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग उपयोग के बारे में देखेंगे, किसका उपयोग कहां कहां करते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और उसका क्वेश्चन पे हम लोग देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसी बीच में हम लोग देख लें, ज्यादा सही रहेगा, समतल दर्पण से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। कि मान लिया जाए यहां पे है, इस प्रकार से एक आपका दर्पण है, ठीक, और यहां से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, यहां चला जाता है। ये आपका अगर मान लिया जाए 15 डिग्री हो, है ना, चलिए 20 डिग्री ले लीजिए, 20 डिग्री हो, तो कहता है कि इसके लिए विचलन कोण का मान निकालना है ना। क्या है? विचलन कोण का मान ज्ञात करें। इस फिगर के लिए आपको विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, कितना से विचलित होता है। तो चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन देख लें, ठीक हो गया, समझ गए। आप ध्यान दीजिए, विचलन कोण चल तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन विचलित हो गया इतना, यानी इतना से विचलित हो गया, ठीक है। यही हमको निकालना है डेल्टा, यानी डेल्टा बराबर व्हाट, यही हमको निकालना है। तो ये 20 है तो ये जान नहीं, अभी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, 180 माइनस क्या, 20 प्लस 20, यानी कहने का मतलब 180 माइनस 40 यानी 140। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया, 140, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन है जिसको कि आप कमेंट कीजिए कि यदि किसी किरण का समतल दर्पण पर आपतन कोण 40 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करें। चलिए इसको कमेंट में दीजिएगा, है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो जाए, ठीक है, आंसर देने में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलिए समतल दर्पण का उपयोग हम लोग यूजेस चलते हैं। तो इसका पहला उपयोग है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप, ठीक है। पेरिस्कोप के बारे में जानते होंगे कि क्या होता है, युद्ध के मैदान में पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है सैनिकों के द्वारा अपने दुश्मन का पोजीशन लेने के लिए। पेरिस्कोप का जैसे बंकर बना करके दुश्मन क्या करेगा
कि सामने वाले का पोजीशन युद्ध के मैदान में बंकर बनाया जाता है जमीन को खोद कर करके, और ये क्या करेगा, पेरिस्कोप के माध्यम से दुश्मन का क्या करेगा, पोजीशन को पता करेगा कि कहां पे दुश्मन का आर्टिलरी वगैरह पहुंचा है ना, इसके द्वारा पता चलेगा। अगर यहाँ पे आर्टिलरी पहुंच गया है मान लिया जाए, तो ये क्या होगा, यहां बैठे बैठे छुप कर करके देख सकता है और पोजीशन ले सकता है कि कहां पे उसका पहुंचा हुआ है। यही नहीं, पेरिस्कोप का हम उपयोग पनडुब्बी में भी करते हैं। पनडुब्बी में भी आप जानते हो कि पनडुब्बी में पेरिस्कोप लगा रहता है ऊपर की ओर, ठीक है ना, इस प्रकार से ऊपर की ओर पेरिस्कोप लगा, मूवेबल होता है, ठीक है। ये क्या करेगा कि जो भी शिप है, शिप का पोजीशन ले लेगा, और शिप का पोजीशन लेकर के और क्या करेगा, इसमें जो मिसाइल छोटे छोटे लगे रहते हैं जिसको हम टारपीडो कहते हैं, यहीं से क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा, पेरिस्कोप का हम कहां कहां उपयोग करते हैं, है ना, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा, है ना, तथा और कहां करते हैं हम लोग, तथा पनडुब्बी में, पनडुब्बी याद रखिएगा। दूसरा है जिसको हम कहते हैं कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप। वो पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे कि हीरोइन नाच रही है और उसका छह छह प्रतिबिंब जो है उसके चारों तरफ घुमाया जा रहा है, वही था कैलिडोस्कोप। यानी आपको सिनेमा में किया जाता था इसका पहले उपयोग, अब नहीं होता है, अब तो वीएफएक्स का जमाना है, ठीक है। वो एक का कई प्रतिबिंब बनाता था, वो चारों तरफ घुमाया जाता था, है ना, जिसमें कि आप पुराने फिल्मों में देख सकते हैं, ठीक है, मुगले आजम देख लीजिए, ठीक है। तीसरा है उपयोग हम करते हैं सजावट में, कहां उपयोग करते हैं, सजावट में। अब हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे जल्दी से। चलिए अब महत्वपूर्ण बिंदु पे हम ध्यान दें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड है। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए हमको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो इन सब चीज को रटने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए हमको क्या होना चाहिए, दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, है ना, सबसे न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, अपने ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, है ना। तो कहता है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई की आधी h/2 होनी चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा कहता है, याद रखिएगा, दूसरा कहता है कि यदि दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, डिग्री से घुमा दिया जाए, तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरा नंबर कहता है कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति या वस्तु दर्पण के तरफ भी वेग से दौड़ रहा हो, तो प्रतिबिंब भी ना करके यू वेग कर दीजिए, तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, यू वेग से ही दर्पण के तरफ दौड़ेगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के तरफ, दोनों एक दूसरे के तरफ 2u वेग से दौड़ेगा। याद रखिएगा इस चीज को कि यदि वस्तु u वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है, तो प्रतिबिंब भी, देख लीजिए, यदि वस्तु u वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो प्रतिबिंब भी u वेग से ही दर्पण की तरफ दौड़ेगा, परंतु दोनों एक दूसरे की तरफ 2u वेग से दौड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, इससे हम संबंधित सवाल करेंगे, तो सवाल तरह तरह का होगा। उसमें दर्पण को भी हम क्या करेंगे, हो सकता है कि इसको रोक दें, दर्पण को हम आगे बढ़ा दें,
ठीक है, इस तरह का आपको कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो सकता है कि हम पूछें। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इससे संबंधित होगा, है ना, उसमें आएगा। एक इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है ना, उसको हम लोग देख कर करके और फिर वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करें। लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु है कि कहता यही है कि अगर एक कमरा है, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर जो पॉइंट है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल होगा जो कि हम डिस्कस करेंगे जस्ट आगे की वीडियो में। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि कह रहा है कि अगर बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक, कमरे के, और इस कमरे के एकदम बीचों बीच एक दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण को लगाया गया है। अगर इसका हाइट h है तो इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब इसमें बने, उसके लिए इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है ना, कि कमरे के बीचों बीच खड़ा व्यक्ति सामने के दीवाल के बीचों बीच लगे समतल दर्पण में विपरीत स्थित दीवाल जिसकी ऊंचाई h है को देखना चाहता है। हाँ, तो है ना, समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर व्हाट? ठीक है, कितना होगा इस समतल दर्पण की ऊंचाई? ठीक है, एकदम बीचों बीच है। अगर यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां तक भी क्या है? x है, एकदम बीचों बीच है। कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, ये सब रट लेने की चीज है कि h/3 होगा। ठीक है, ये सब सीधे सीधे आपको रट लेना है। ठीक है, तो चारों हम लोग पॉइंट जो है देख लिए, चारों पॉइंट को अच्छे तरीके से, ठीक है, हमको देख लेना है। ठीक है, तो आज भर हम इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।